हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है। डेफिनेट का मतलब है वाज़े, इंटीग्रल का मतलब ये है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर जो हमें एक रिजल्ट्स मिलता था पहले, मैं जहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात ना करूँ तो ये मेरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल से पहले मैं आपको ये ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है ये क्या चीज़ है। देखिए, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो एक चीज़ आपके भी माइंड में आती होगी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन होता था जिसका एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था। और याद रखिए, इंटीग्रेशन की तो डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे फंक्शन जिसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें उन्हीं की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अगर एफ ऑफ एक्स का यानी फाइव प्राइम ऑफ एक्स ही इसका जो है ना, इसका डेरिवेटिव ले एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा फाइव फाइव ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन जो है फाइव प्राइम ऑफ एक्स है। साथ में हम एक सी भी लिख देते थे, हम कहते थे कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमारा जो इशू है वो ये है कि फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल होते क्या हैं। ऐसे इंटीग्रल जिसके अंदर लोअर और अपर लिमिट मौजूद नहीं होती और वो सम वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। अब उसमें बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ये देखें, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इस अलजेब्रिक फंक्शन की जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, अलजेब्रिक फंक्शन वेरिएबल एक्स, तो रिजल्ट्स भी एक्स के अंदर। इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये, क्योंकि जाहिर है डेफिनेट इंटीग्रल तो वही पड़ेगा ना जिसको इनडेफिनेट इंटीग्रल का पता होगा। प्लस एंड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा था हमने, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा है। आर्बिट्रेरी इसलिए भी कहा है कि इसके बाद में रिजल्ट आएंगे मुख्तलिफ किस्म के, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, तो ये इसलिए सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स का सुन लें, कांस्टेंट्स रियल नंबर्स होते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म है, रैशनल इरेशनल समथिंग एल्स जो भी होगा। अभी इस तरह का फंक्शन आया था कि जिसके अंदर स्क्वायर रूट की फॉर्म में और डिनोमिनेटर के अंदर एक रिजल्ट था, तो उसका 1/a सीकेंड इनवर्स फिर प्लस सी। अब नेचुरल लॉग एक्स के साथ एक्स का आया था, उसके ये रिजल्ट्स बने थे। फिर हमारे पास वेरिएबल एक्स ई रेज़ टू एक्स यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आया था, तो उसके रिजल्ट्स कुछ यूँ बने थे। फिर हमारे पास कुछ रैशनल फ्रैक्शंस आए थे, तो उनके रिजल्ट्स कुछ यूँ बने थे। हर एक रिजल्ट के अंदर देखें आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ पड़ा है। तो ऐसे फंक्शन जिसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अपर और लोअर लिमिट नहीं होती, यानी इस इंटीग्रल के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा होता, वो हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये है कि वो वेरिएबल के फॉर्म में ही गिवन होते हैं और वेरिएबल के फॉर्म में ही उनके आंसर होते हैं। अब हमें नहीं पता एक्स की क्या वैल्यू है, बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कंसीडर एन इंटीग्रल, हम एक इंटीग्रल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखते जाएं आप, ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स, हमने एक इंटीग्रल कंसीडर किया। इसके रिजल्ट्स कुछ यूं हैं कि फाइव प्राइम ऑफ एक्स, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स जो है फाइव प्राइम ऑफ एक्स, हम इसको लिख देते हैं। तो बाद में जो इसका आंसर आता है वो आपके पास आता है फाइव ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है दूसरी बार, लेकिन जब इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लिमिट है मेरे पास, ये अपर लिमिट है और ये जो लिमिट है मेरे पास, ये मेरी लोअर लिमिट है इंटीग्रल की। मेरी तो नहीं, इंटीग्रल की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब हमारा मामला क्या है, हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जब आपका कंटिन्यूअस हो, एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो, किस इंटरवल के अंदर, ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे चेक की जाती है, क्योंकि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब वो इंटरवल के तमाम, यानी ये देखें, ये यूं फंक्शन है, फर्ज करें यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये कंटिन्यूस तब होगा जब ये अपने तमाम वैल्यूज़ पे एक डेफिनेट नंबर देगा और इसका ग्राफ जो है वो स्मूथ होगा, तो तब ये कंटिन्यूस होगा। अब हम बात ये करते हैं कि फाइव एक्स प्लस सी में
पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। आप देखें फाई ऑफ एक्स, इसकी जगह मैं पहले बी पुट करूँगा, प्लस सी, इसमें तो वेरिएबल है नहीं तो नहीं पुट हो सकता। माइनस लगाने के बाद पहले मैंने अपर लिमिट इसके अंदर पुट कर ली, अब मैं इसके अंदर पुट करूँगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के अंदर देखिए मेरे पास है जी ए, तो फाई ऑफ ए प्लस सी। अब जब नफ़ी को आप अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए माइनस सी। तो इसमें सी से सी जो है आपका कैंसिल हो जाता है और आपके पास एट द एंड रिजल्ट बचता है फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इंटेग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका एक रिजल्ट आ गया फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। दिस विल बी सम रियल नंबर। और इसमें देखें आपके पास कोई कांस्टेंट भी मौजूद नहीं है, कोई कांस्टेंट जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर देखिए वो कहता है कि ये एक डेफिनेट वैल्यू देता है फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। अब हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले एक बात माइंड में ज़रूर बिठा लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये बात है कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, आप देखिए आपके पास एक पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आप डी वाई ओवर डी एक्स लें, यहाँ पर x का रिजल्ट 1 आ जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका डी वाई ओवर डी एक्स लें, x का रिजल्ट 1 आ जाएगा, आपके पास एक रैशनल वैल्यू है, वो कांस्टेंट है रैशनल, इसलिए उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट है, इसका डी वाई ओवर डी एक्स लें तो आपके पास x जो है वो 1 है, 1 आ जाएगा। आप देखिए हर जगह पे जितने भी कांस्टेंट थे वो सारे के सारे 0 हो चुके हैं। अब मैं अगर इसी वैल्यू को इंटीग्रेट करूं, मैं अगर इसी वैल्यू को इंटीग्रेट करूं तो यूं करूंगा कि डी वाई डी एक्स इधर जाके आपके पास 1 के साथ आ जाएगा, फिर मैं इन दोनों की जानिब इंटेग्रल इधर भी और इधर भी अप्लाई कर दूंगा। अब मैं जब इंटेग्रल अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर डी वाई से मुझे y मिलता है और 1 से मुझे x मिलता है, साथ में मैं c लगाता जाता हूँ। अब आप ये देखें कि ये c इंडिकेट करता है इस 1 को। सिमिलरली जब इसकी बात करता हूँ तो वहाँ पर भी मेरे पास एक कांस्टेंट अपियर होता है और वो कांस्टेंट इंडिकेट करता है -2/3 को। और जब मैं इसकी बात करता हूँ, जब मैं लास्ट वन की बात करता हूँ इसकी, तो मेरे पास देखें जब मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ तो फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आता है। यहाँ मैं कहता हूँ कि c इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट। यानी आपके पास ये इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, प्राइम कंपोजिट जो भी हो, ये सारे का सारा सी का जो मामला है ना, सी का, सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सी का मामला जो है वो जहन में रख लें कि सी फिर कैसे ऑफ हो जाता है। इन पेजेस के बाद देखिए हम इनके कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में मज़ीद जो है बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। देखें डेफिनेट इंटेग्रल की जहाँ तक बात है, पहले केस में अगर किसी आप कांस्टेंट का इंटीग्रेट करते हैं, आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो आप लिखते हैं इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, फर्ज करें वो 3, सी की वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पर सी का मतलब हरगिज़ नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर देखें फर्ज करें कि मेरा सी जो है वो 3 के इक्वल है, 3dx है। तो देखें आप जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, 3x का डेरिवेटिव लेते हैं, आप डेरिवेटिव लेते हैं जी 3x का, तो आपका रिजल्ट आता है 3। तो इसलिए 3 की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास 3x आएगी और प्लस c लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपर और लोअर लिमिट गिवन है, जब कभी भी आपके पास अपर लोअर लिमिट गिवन होगी तो वो इंटेग्रल होगा डेफिनेट इंटेग्रल। कौन सा इंटेग्रल होगा? डेफिनेट इंटेग्रल। और डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर मैं आपको पहले ही ये बात जो है वो ब्रीफ करा चुका हूँ कि डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर जब आप बात करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल की, तो वहाँ पर हमारे पास सी जो है वो अपेयर नहीं होगा। तो आप सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर गौर करें ज़रा। अब 3 लिखने के बाद मैं x की जगह पहले 4 पुट कर दूंगा, फिर नफ़ी लिखूंगा, फिर 3 लिखने के बाद ये कांस्टेंट वाला 3 लिख रहा हूँ, फिर x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3 4 12 माइनस 3 2 6। और देखें हम एक रियल नंबर ऑब्टेन करने में कामयाब हो गए हैं। अब आप देखें आपके पास जो इंटेग्रल है, पहले आपके पास वेरिएबल दे रहा था, अब वो आपको क्या दे रहा है जी, इसके यानी वो दे रहा है अपना एक रियल नंबर दे रहा है। सिमिलरली अब कांस्टेंट था, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल x को इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर ओवर 2 आता है। आप हाफ जो है वो बाहर ले लें और x स्क्वायर पे अपर और लोअर लिमिट लगाएं, हाफ बाहर आ गया।
अपर लिमिट हमारी 4 है, तो x की जगह हम यहाँ पर x की जगह पे पहले हमने 4 रखा, फिर हमने 2 रखा, तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 16 में से 4 जाएगा तो आपके पास 12 बचेगा, 12 को 4 डिवाइड करेगा तो आपके पास 3 बच जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास केस नंबर 3 के अंदर अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 3x - 2 है, तो फिर आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर गौर से देखें, आपके पास ये 3/2 x स्क्वायर, ये कैसे हुआ है x स्क्वायर, यानी पावर में एक इजाफा होगा 1 जो है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और बटे में भी 1 + 1 2, तो वो 2 जो इसका बटे वाला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया साथ में x स्क्वायर। देखिए जब कभी भी कोई कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में x लिख देंगे, बस वो इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई भी शैला वो कांस्टेंट हो। अब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, नफी लगा के लोअर लिमिट, यहाँ तक अपर लिमिट लगी हुई है, देखिए ये 2 लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर -2 × 2, ये देखिए 3/2 एज इट इज़, x की जगह 2 का स्क्वायर -2 × 2, -3/2 1 का स्क्वायर -2 × 1। तो यहाँ पर आप देखें अपर लिमिट के बाद आपके लोअर लिमिट के रिजल्ट्स हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें देता है -3/2। इसके बाद ये हमने 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें इसका केस नंबर 3 के बाद हम केस नंबर ये गालबन 3 केसेस हैं। 3 केसेस के बाद हम केस नंबर 4 को डील करेंगे। देखें केस नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है। केस नंबर 4 हमारे पास ये है, बड़ा ही सिंपल और इजी है। केस नंबर 4 ये हमारे पास ये है कि आपके पास अगर वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल की हो तो आप क्या करेंगे। आप कांस्टेंट को बाहर ले लें, वेरिएबल की पावर -3 ऊपर लिख लें। उसके बाद आप क्या करें कि 3 आपका एज इट इज़, अब जो उसकी पावर है बाय द पावर रूल उसको हम क्या करेंगे कि यही हमने पढ़ा था पावर रूल के अंदर कि x⁴n dx दिस इज इक्वल टू x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस यहाँ पर c नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम डेफिनेट इंटेग्रल की बात कर रहे हैं और एग्जांपल्स में सारी आपको डेफिनेट इंटेग्रल से ही दे रहा हूँ। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर x की पावर -1 बटे में -1, वो जो -1 है इधर मैंने -3 कर दिया, x की पावर -1 है, तो अपर लिमिट आपके पास है 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास -3 के साथ अपर लिमिट आपने लगाई 1/3 माइनस लोअर लिमिट लगाई। लोअर लिमिट आपके पास जो है ये जो लोअर लिमिट है आपके पास है -2, तो यहाँ पर -2 जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है तो यहाँ पर ये इसको प्लस कर देगा, प्लस के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 5/6 प्लस का, तो बाहर माइनस है तो इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है वो 3 2 ज़र माइनस में आ जाएगा -5/2, तो ये रिज़ल्ट आएगा -5/2। ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, माजरत के साथ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, आपके पास है कि आप नेचुरल लॉग ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं जिसकी लोअर लिमिट आपके पास 1 है और अपर लिमिट आपके पास e है। आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 1/x है, 1/x की इंटीग्रेशन हमने एक डेरिवेटिव पढ़ा था, नेचुरल लॉग ऑफ x का। हम कहते थे कि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x। तो अब अगर 1/x हमारे पास मौजूद है तो उसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी। जब हम कहते हैं कि 1/x हमारे पास मौजूद है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हमने लिखना नहीं है फॉर द पर्पज़ ये कि डेफिनेट इंटीग्रल है। अब हमने इस पर अपर लिमिट लगानी है, अपर लिमिट हमारे पास e है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है और 1 का नेचुरल लॉग 0 के इक्वल होता है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1। केस 5 के बाद हम देखते हैं जी केस 6 को। केस 6 में देखें, अब आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो हम इसका सलूशन कैसे करेंगे। बड़ा ही सिंपल है कि इसको आप नोमिनेटर के अंदर लेके जाएं। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है कि माइनस के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। ये केस भी आप खुद से देख लें क्योंकि मेरी एग्जांपल के अंदर मिस्टेक आ गई है, तो बाकी पावर रूल इस पर लगेगा -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो डिनोमिनेटर के अंदर आएगा आपका 1/2। ये 1/2 में आप 2 ऊपर ले जाएंगे, 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा 1/2। फिर ये होगा कि आप इसका सिर्फ रूट लेंगे 1/2 के साथ। जब रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी जस्ट 4 का क्यूब, और माइनस इसका रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का जो है वो। तो ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 2/3 के यानी 1/2 के साथ, यहाँ पर जस्ट 2 है हमारे पास,
तो बाहर 2 है, अंदर आपका 4 का क्यूब है और -3 का क्यूब है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 64 - 9 27। 64 - 25, पहले 64 में से आप 20 निकाल लें तो आपका 44 बच जाएगा, फिर 7 निकाल लें तो आपका 37 रह जाएगा। तो 2 इंटू 37 जो है ये फिर आपके पास हो जाएगा जी, ये 60 और 74, ये आपका आ जाएगा जी 74। इसके बाद आप डिस्कस कर लें केस नंबर, नेक्स्ट केस को, जो आपका 7th केस है। 7th केस देखें, हमारे पास अक्सर फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगी तो हम ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे। ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर रखा और नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टाइम एक्स पे किया तो एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हैं, प्लस एक्स, इसमें होगा ये कट जाएगा, -x आपका पहले आएगा, +1 आपका बाद में लिखेंगे। फिर हम इसको -1 से ज़रब दे देंगे क्योंकि ये पहली चीज़ हमने कंप्लीट करनी होती है। उसका ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें 2 मिलेगा। अब हमने इसको लिखना कैसे, हमने इसको ऐसे लिखना होता है कि ये सबसे पहले ये, फिर ये डिनोमिनेटर और एंड में ये। तो आप देखिए, मैंने इसको लिखा है ये सबसे पहले आंसर, फिर जो रिमाइंडर है और डिनोमिनेटर में इसका डिवाइडेंड लिखा जाता है।